बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 जो है उसके स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 9 है वेव्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है? अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटेंसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ रेक्टेंगुलर ऑफ हेड ऑफ मेडिकल इमेजिंग डिवाइस जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और विड्थ 3 सेंटीमीटर और लेंथ 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द आउटपुट पावर? एक मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है जो रेक्टेंगुलर शेप की है। इसकी विड्थ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी जो है, अल्ट्रासाउंड जिनकी इंटेंसिटी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। आई आपके पास उन्होंने दिया है 1.5 इंटू 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पावर? पावर आपसे वो पूछ रहे हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स का फार्मूला I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A। I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A। इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर आई तो हमें दिया है लेकिन एरिया नहीं दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने हिंट दे दी है। रेक्टेंगल है जो कि 3 सेंटीमीटर विड्थ और 5 सेंटीमीटर विड्थ है। हम सबसे पहले इसकी जो एरिया निकालेंगे इन डेटा से। 3 सेंटीमीटर विड्थ है, इसको हम ले जाते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर में। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसको भी ले जाते हैं मीटर में, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻² है और लेंथ कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻² है। तो कितना हो गया? 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हम इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करने की पोजीशन में आ गए हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब पावर की उन्होंने वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपके पास जो टोटल इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है 10⁻0.225 वाट। वाट जो है वो बेसिकली उसकी यूनिट होती है। अच्छा, उन्होंने इंटेंसिटी दी हुई थी, हमने पावर फाइंड करनी थी। सॉरी, इंटेंसिटी दी हुई थी, पावर फाइंड करनी थी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। अब पावर हमने फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई हमें दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻² इंटू एरिया कितना है? 15 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, ये +2 है तो इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये जब मल्टीप्लाई होंगे 10⁻⁻2 और 15 और 2.25। ये हमारे पास पावर आ गई है वाट। ठीक है, सिंपल सा के न्यूमेरिकल है। 15 को, ये 1.5 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 22.5 आता है इंटू 10⁻, इनकी बेस सेम है, पावर Z कर दी है, -2 वाट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। तो हमने फाइंड करना है बीट्स। तो नंबर ऑफ बीट्स का आपको पता है फार्मूला क्या होता है? मोड ऑफ F1 माइनस F2। नंबर ऑफ बीट्स का फार्मूला होता है मोड ऑफ F1 माइनस F2। F1 जो होती है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है और F2 सेकंड फ्रीक्वेंसी है। तो हमें F1 उन्होंने दी हुई है, 2 ट्यूनिंग फोर्स हैं जो इस तरह की वाई शेप की होती है ट्यूनिंग फोर्क। इनको रबर पैड पे जब हिट किया जाता है तो इनमें से साउंड निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं साउंड की। ठीक है, और ये आपस में
ओवरलैप करके बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो वो पूछ रहे हैं हमसे नंबर ऑफ़ बीट्स क्या होंगी। तो हम पहले डेटा लिख लेते हैं। F1 440 हर्ट्स, F2 इज़ इक्वल टू 437 हर्ट्स आ गए हैं। अब नंबर ऑफ़ बीट्स का फार्मूला कितना है, n इज़ इक्वल टू मोड ऑफ F1 माइनस F2, तो 440 माइनस 437, ये कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी आएंगी, 3। ये 1 सेकंड के लिए होता है फार्मूला, ठीक है, फॉर 1 सेकंड। तो अगर हमने 10 सेकंड के लिए देखना है तो फिर हमारे पास फॉर 10 सेकंड, ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकंड है। फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितनी बीट्स आएंगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 30 हर्ट्स आ जाती हैं। थ्री न्यूमेरिकल देखें। सपोज दैट अ स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर लॉन्ग, वाइब्रेट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक वेव्स पैटर्न। डिटरमाइन दी वेव लेंथ ऑफ ईच पैटर्न। स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर लॉन्ग है, यानी एल हमारे पास दे दिया उन्होंने, कितना है जी, 1.2 मीटर लॉन्ग। अब वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक वेव्स पैटर्न बना रही है। कैसे बना रही है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक, तो आपको पता है अगर हम इसको सेंटर से प्लग करेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक बनती है। इसी तरह अगर हम इसको उससे मिडल से प्लग करें तो इसका 1/4 टाइम से करेंगे तो ये दो पैटर्न बनाएगी। और अगर ये थर्ड हार्मोनिक बना रही है तो इसका मतलब है इसका पैटर्न ऐसे बन रहा है। ये 3 उसके पैटर्न होते हैं। और जो स्टैंडिंग वेव है उनके लिए आप जानते हैं कि फार्मूला जो है वो लैम्डा का क्या होता है, लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n होता है। n का मतलब क्या है, कितना इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अगर 1 है तो लैम्डा आपकी क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। और अगर 2 है तो लैम्डा क्या होगी, 2l डिवाइडेड बाय 2, यानी n आपके पास मोड ऑफ वाइब्रेशंस है, कितने वाइब्रेशंस वो कर रही है। जैसे यहाँ पर 1 कर रही है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 कर रही है। तो हमने हर पैटर्न जो है उसके लिए वेवलेंथ को फाइंड करना है। इसके लिए कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आपके पास सिर्फ लेंथ होनी चाहिए। बाकी जो भी आपसे पूछते हैं वो कर सकते हैं। लेंथ उन्होंने दे दी है, लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर। सपोज करें हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट जो वेवलेंथ है, उस फर्स्ट पैटर्न के लिए हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल की जगह क्या पुट कर देंगे, एन की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। जब एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपके पास सिंपल 2 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 1, तो कितना आ जाता है, 2.4 आ गया। इसी तरह लैम्डा 2 निकालना है तो 2 इंटू एल डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 2 पुट कर देंगे। मेन फार्मूला तो यही चलेगा ना, एन इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 से कट गया तो लेंथ कितनी है, 1.2, तो हमें कितना मिलेगा, 1.2। वेव लेंथ जो है वो 1.2 मीटर। इसी तरह थर्ड पैटर्न की बात करें, 2 इंटू एल डिवाइड बाय 3, इधर एन क्या पुट कर लेते हैं हम, एन हम पुट करेंगे 3। थर्ड पैटर्न है तो एन की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी। 2 इंटू एल कितना है हमारे पास, 1.2 और डिवाइड बाय 3 कितना आ जाता है, 2.4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.8 का मीटर, ठीक है। देखें, हाँ, अगर पॉइंट इग्नोर करके आप इसको सॉल्व करें तो इसकी कुछ चीज़ें ऐसे बनती हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड है। उसका देखें यहाँ पर
स्ट्रिंग इज 60 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जो कि 60 मीटर लॉन्ग है, वाइब्रेट कर रही है एट थर्ड हार्मोनिक, ये वाला थर्ड हार्मोनिक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशंस, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी दे दी उन्होंने, 45 वाइब्रेशंस हैं। चलिए डेटा पे नोट करते हैं हम। तो ये फार्मूला तो आपको जहन में रखें, लेमडा एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय एन। खैर इसका मैं डेटा इधर लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है हमारे पास, 45, और टाइम कितना ले रहे हैं, 10 सेकेंड। 10 वाइब्रेशंस 10 सेकेंड ले रही हैं। 45 वाइब्रेशन कितनी ले रही हैं, 10 सेकेंड। हमसे कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, फिर टाइम पीरियड फाइंड करें, फिर वेव लेंथ फाइंड करें, और फॉर दीज वेव्स। तो बहुत आसान सा है। देखें फ्रीक्वेंसी की आपने डेफिनेशंस पढ़ी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर उन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस तो दी हुई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 45, लेकिन कितने में है, टाइम कितना है, 10 सेकंड में। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें 1 सेकंड के लिए करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 45 और टाइम कितना ले रही हैं, 10, तो एफ कितना आ जाएगा, 4.5 हर्ट्स। दूसरी चीज़ हमसे क्या मांग रहे हैं, यहाँ मैं डेटा भी लिख लेता हूँ। टाइम पीरियड भी हमसे मांग रहे हैं, उसके बाद वेव लेंथ भी हमसे मांग रहे हैं, उसके बाद स्पीड भी हमसे ये मांग रहे हैं। ओके, तीनों चीज़ें। फ्रीक्वेंसी जब हमने निकाल ली है तो फिर उसके बाद टाइम पीरियड का तो मसला नहीं है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता हो, टाइम पीरियड निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड कितना आ गया, 4.5, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 4.5, तो ये कितना बनता है, 0.22 सेकेंड। वेव लेंथ भी हो गई और टाइम पीरियड भी हो गया। अब वेव लेंथ के लिए चलते हैं। वेव लेंथ के लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव के केस में, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय एन। लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 मीटर, और एन कितना है, 3 मोड हैं उसके, वाइब्रेशंस के 3 मोड हैं, थर्ड वाइब्रेशंस। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाता है, 4, ये 2 से कैंसिल हो गए। उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड के लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी है और लेमडा भी है हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.5, और लेंथ कितना है, 4। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बनता है 18 मीटर पर सेकेंड। आसान से न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट जो हैं स्टेशनरी वेव्स के भी होते हैं, ऑर्गन पाइप के भी हैं, और इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डॉपलर इफेक्ट के होते हैं, जो कि आपको हर सूरत में आने चाहिए। नंबर 5 है, एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड रेजोनेट एट द सेकंड मैक्सिमम ऑफ सेकंड रेजोनेंट लेंथ। ये ऑर्गन पाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ऑर्गन पाइप मैंने एक सामने से ड्रा भी किया है, इसमें आपको मैं बताता भी हूँ क्लोज पाइप में कैसे होता है पहला काम। और द फ्रीक्वेंसी इज़ 1024, टेम्परेचर इज़ 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रा दिस इन डायग्राम। पहला काम क्या करना है, आपने डायग्राम ड्रा करनी है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी क्लोज पाइप की बात होती है तो आपके पास जो एंड पे यहाँ पर जो बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, नोड बनेंगे। उसकी वजह क्या होती है, ये देखें यहाँ अगर एयर के कॉलम पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से जैसे ही उनको प्रेशर मिलता है साउंड्स का वो जाते हैं, लेकिन इस जगह पर उनको वाइब्रेशंस का टाइम नहीं मिल पाता, इस जगह पर वाइब्रेट नहीं कर पाते, उनका एम्पलीट्यूड नहीं होता मैक्सिमम।
यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, करते करते जो आगे जा रहे होते हैं तो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। इस जगह पर आकर जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो ज़ीरो एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हमेशा नोड बनते हैं और जो आपका ओपन एंड होता है यहाँ पर उनके पास खुला स्पेस होता है वाइब्रेशंस करने का, तो इधर उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। यहाँ पे आपने हमेशा एंटी नोड बनाने हैं। नोड कहाँ पे बनेंगे? क्लोज एंड पे, इस जगह पर। ये जैसा इसका ओपन है, यहाँ से साउंड एयर जाती हैं, वाइब्रेशंस उनकी वो एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती हैं, तो एयर का पार्टिकल को यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही है, ठीक है, वो मैक्सिमम वाइब्रेट करते जा रहे हैं। लेकिन जब वो क्लोज जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर पाते, इसलिए वो यहाँ पर बाउंड हो जाते हैं। इस बाउंडनेस की वजह से यहाँ पर नोड होते हैं। नोड वो जगह होती है जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ एंटी नोड बनते हैं इस जगह पे भी एंटी नोड बनेंगे, इस जगह पे भी एंटी नोड बनेंगे। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होगा। किसका? एयर के पार्टिकल्स का। एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही साउंड अंदर जाएगी, उन पर प्रेशर डलेगा, तो इधर वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रखते हैं, यहाँ पर क्लोज जगह पर उनका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है। तो यही उन्होंने जो न्यूमेरिकल है उस इसी से रिलेटेड है। क्या न्यूमेरिकल है कि एन एयर पार्टी कॉलम जो है क्लोज्ड एट वन एंड, ये एयर कॉलम है जो कि एक एंड से क्लोज है, और रेजोनेट सेकंड मैक्सिमम, ये पहला सेकंड मैक्सिमम मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट उसने बनाया है मोड और दूसरा हाफ बना है। ठीक है, देखिए पहला और ये दूसरा, और फ्रीक्वेंसी उसने दे दी इसकी कितनी है? 1024। फ्रीक्वेंसी कितनी है? गिवन डेटा में लिख देता हूँ, गिवन डेटा फ्रीक्वेंसी दे दी है 1024 हर्ट्ज साउंड की फ्रीक्वेंसी है। टेम्परेचर भी दे दिया 18.60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस केस में आपने क्या याद रखना है? पिछला जो स्टेशनरी वेव थी उसमें क्या था? 2L/n, यहाँ पर होगा 4L/n। एक जर्नल फार्मूला होता है, वेव लेंथ कोई भी कैलकुलेट करनी हो तो उसका ये जर्नल फार्मूला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं सेकंड मैक्सिमम ऑफ साउंड। इस बात को आपने ज़रा जहन में रखना है। जब मैक्सिमम सेकंड होता है तो n कितना हो जाता है? 3। n कितना लेंगे आप? 3 लेंगे। ओके, अब हम ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया है। इसकी डायग्राम उनका था ड्रा करें इसकी, तो मैंने ये डायग्राम उसकी ड्रा कर दी है। टोटल लेंथ इसके किसके इक्वल आ गई? 3λ/4। ये कैसे आया भला? देखें, इसको आप कह सकते हैं, इस फार्मूले में पुट करें तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 4L/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3λ/4 इज़ इक्वल टू L आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये मैंने इसकी लेंथ इज इक्वल टू किसके इक्वल लिख ली? 3λ/4 की। दूसरा का पार्ट क्या है कि स्पीड आप पता करें। तो स्पीड के लिए आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपने, आपके कोर्स में ये चीज़ नहीं है लेकिन इस फार्मूले को आप नोट कर लें। स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला जो होता है वो लेपेलिस करेक्शन जो है, एक साइंटिस्ट था, उसने फार्मूला डिस्कवर किया था 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये उसका एक फार्मूला था। आप इसको आसानी के लिए ऐसे लिख दें 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। ये उसका फार्मूला था। V0 जो होती है वो फिक्स होती है। एयर की स्पीड जो है वो नॉर्मली कितनी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी ली जाती है? V जो नॉट है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड की स्पीड है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी होती है। अब ये वाला फार्मूला हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए, पहला उनका था ड्रा करें, ये वाला पैटर्न मैंने ड्रा कर दिया है।
दूसरा काम क्या है, स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट कितनी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 343 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.61, ये एक फैक्टर है जो कि फार्मूले में है, लैपेलिस करेक्शन इसका, ये उसका फार्मूला है, लैपेलिस साइंटिस्ट था उसने दिया था। और टेम्परेचर यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 18.6 जो उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 पे इतनी स्पीड होती है, अब इस टेम्परेचर पे कितनी स्पीड होगी ये आपके पास जो कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगी। तो ये बनती है, तो हाँ, ये 332 होती है, सॉरी 332 होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 20 पे तकरीबन 340 होती है। यहाँ पर आ रही है 343 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये फार्मूला किसी तरह से याद रखना है। लैपेलिस करेक्शन ये मैंने दूर लिख दिया है, ये इसके साथ ही होता है 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टी। टी जितना आप पुट करेंगे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट दी वेव लेंथ। अब यहाँ पर वेव लेंथ के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, कैलकुलेट दी लेंथ, वेव लेंथ तो नहीं, लेंथ। लेंथ के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वो नहीं है, इसकी लेंथ नहीं है। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो चलें इसके लिए पहले दो फार्मूले हैं, आप जो भी आपको आसान लगे। हम इस फार्मूले में पहले वेव लेंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसका दूसरा पार्ट था, ये ए पार्ट था, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। अब सी पार्ट आ गया, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय एन, 2l डिवाइडेड बाय एन। अब लेंथ चूंकि हमने निकालनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, 2l इज इक्वल टू, ये 4l होता है, 4l इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n इंटू लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर n हम कितना पुट करें, n हमारे पास आ जाएगा 3। तो l इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा ओवर 4। अब वेव लेंथ जो है वो निकालने के लिए हमें वेव लेंथ निकालनी चाहिए थी, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। क्यों, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पर स्पीड हमने किस तरह से कैलकुलेट कर ली है। तो इसमें पहले हम वेव लेंथ निकालते हैं। वेव लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, स्पीड कितनी है 343 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 1024, ये 0.334 मीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 0.334 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास बनती है लेंथ इसकी 0.251 मीटर। ये हो गई कैलकुलेट। अच्छा, वेव लेंथ भी निकालनी थी, सी पार्ट के लिए क्या था, वेव लेंथ निकालनी थी हमारे पास। चौथे पार्ट के लिए ये सी पार्ट हो गया और ये हमारे पास डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, टेम्परेचर गिवन था। आपने सबसे पहले क्या किया कि स्पीड, इसकी डायग्राम ये ड्रा कर दी। सेकंड मैक्सिमम के लिए क्या होता है, एक पूरा लूप बनाना है, एक हाफ लूप बनाना है। ये आप ऑर्गन पाइप पढ़ के आए हुए हैं तो आपके लिए इतना मसला नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा था स्पीड। स्पीड के लिए मैंने लैपेलिस करेक्शन की इक्वेशन यूज़ की है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टी है। 0.61 एक फैक्टर है फिक्स, जो आप वो लंबी थोड़ी डेरिवेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा।
तो टेम्परेचर उन्होंने दिया था 18.6, तो ये मेरे पास 343 आ गई है, स्पीड आ गई। फिर वेवलेंथ की बारी आती है। फ्रिक्वेंसी पता हो, स्पीड पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। ये कहाँ से निकला है, ये देखें, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इस फार्मूले से मैंने इसको निकाला है। अच्छा, पी आ गई, उसके बाद लैम्डा यहाँ से निकला। लैम्डा के बाद हम लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। जो होती है आर्गन पाइप के केस में, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, इनके केस में ये लेंथ कितनी आ जाती है, 4L डिवाइडेड बाय एन। लैम्डा का ये फार्मूला जो कि फिक्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो ये न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है स्टेशनरी वेव्स का। तकरीबन इसके न्यूमेरिकल जो इस टाइप के होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। उन्होंने कहा पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट क्या होती है, जिसकी एक प्लेन हो, या तो वो एक्स एक्सिस में हो या फिर वाई एक्सिस में हो, उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। इन्होंने एक पोलराइज लाइट थी जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट सपोज की हुई है। इसको एक और फिल्टर से पास किया, ठीक है, फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक फिल्टर है। फिल्टर को हम ऐसे बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये एंगल बन रहा है, पास थ्रू अ पोलराइजर हुज एक्सिस मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। इनसे इससे ये गुजरने के बाद कह रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इंटेंसिटी कितनी होगी, सॉरी, व्हाट इज द इंटेंसिटी। पहले कितनी थी, आई नॉट थी। अब दोबारा उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जब वो इतने, ये आपने पढ़ा हुआ है मोलस लॉ, तो ये उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। क्या क्या लॉ था उसका, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो है वो सिंपल सा आपने एंगल की वैल्यू पुट करनी है, तो न्यू इंटेंसिटी मिल जाएगी। पहली इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, पहली इंटेंसिटी है आई नॉट। तो डेटा लिख लेते हैं, डेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आई इंटेंसिटी कितनी है उसकी, स्टार्ट में आई नॉट, और एंगल जो गिवन है वो 60 डिग्री का है इस फिल्टर का। हमने क्या निकालनी है, I2 निकाल देनी है, इसको आई कह देते हैं आफ्टर पासिंग। तो ये होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो स्क्वायर है ना कॉस पे, तो इसलिए मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। ये कितनी हो जाएगी, आई नॉट इंटू 1/4, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो जो सेकंड इंटेंसिटी होगी वो पहली इंटेंसिटी का 1/4 होगी, यानी इतनी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी जब हम इसको पोलराइज़र से, एक और पोलराइज़र से पास करेंगे। पोलराइज़र का काम क्या होता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बना देता है।